मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, डिमोलिशन का मुआवजा लिया और आधी रात को शहर छोड़कर भाग गया। ये सब इसलिए क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक बहुत बड़े कर्ज से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक कर गया था और करोड़ों का कर्ज मेरे सिर पर छोड़ गया। उसने अपना नाम बदल लिया और छुपकर आराम से जीने लगा, जबकि मैं पूरी तरह अनजान 15 साल तक पागलों की तरह मेहनत करता रहा सिर्फ उसका कर्ज चुकाने के लिए। जब मैं भूखा होता तो सूखी रोटी खाता था, जब थक जाता तो पुलों के नीचे सो जाता था। साथ ही मुझे उसकी पत्नी और बच्चे की भी देखभाल करनी पड़ी। आखिर में सालों की ज्यादा मेहनत ने मेरी सेहत खराब कर दी और मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ गया जब मैं उसके साथ मछली पकड़ने गया था। मुझे बचाने के लिए मत आना, तुम्हें तैरना नहीं आता। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उनका ख्याल रखना। जितांग पानी में तड़प रहा था, कभी डूबता कभी ऊपर आता और मुझसे अपनी आखिरी इच्छा बोल रहा था। नदी का बहाव बहुत तेज था। डू जितांग जल्दी ही बहकर दूर चला गया और मैं किनारे पर खड़ा उसे धीरे धीरे नजरों से ओझल होते देखता रहा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नदी में बह रहा था, लेकिन मुझे जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि मैं बिल्कुल शांत था, क्योंकि मैं ये सब दूसरी बार देख रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये सब डू जितांग की चाल है। मेरी पिछली जिंदगी की सारी बातें एक एक करके मेरे दिमाग में घूमने लगी। डू जितांग और मैं बचपन के दोस्त थे। मैं हमेशा उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन वो सिर्फ मेरी सोच थी। पिछली जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। उसने मुझे मछली पकड़ने के लिए बुलाया और अचानक पानी में गिर गया। बहने से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। उसकी मौत के बाद मैं हमेशा अपराध बोध में डूबा रहा। मुझे लगता था कि मैं उसे बचा नहीं पाया, इसलिए ये मेरी गलती है। इसी वजह से मैंने खुद को पूरी तरह उसके परिवार की सेवा में लगा दिया। उसके जीते जी उसने बहुत बड़ा कर्ज छोड़ दिया था, जिसे मैंने चुकाया। उसकी पत्नी को कार और महंगे ब्रांड्स चाहिए थे, तो मैंने दिलाए। मैंने उसके बेटे को सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया। ऐसे ही 15 साल तक मैंने उसकी पत्नी और बच्चे की देखभाल की। इस वजह से मैंने खुद के लिए जिंदगी जीना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बनाने की भी कोशिश नहीं की। उन 15 सालों में मैं सिर्फ उनके लिए जीता रहा और उसकी पत्नी और बच्चा एक अंतहीन बोझ बन गए। वे मुझसे लगातार और ज्यादा कमाने की मांग करते रहे। आखिरकार मैंने खुद को इतना ज्यादा काम में झोंक दिया कि मुझे कैंसर हो गया। मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में चितांग सच में अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मेरे सामने आ गया। धन्यवाद, इतने सालों तक मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। उस समय मेरे पास अपनी मौत का नाटक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब मैं सफल हो गया हूँ और वापस आ गया हूँ। अब तुम शांति से मर सकते हो। मेरी पत्नी और बच्चे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी मुझे समझ आया कि ये सब डू जितांग की साजिश थी। वो डूबने वाली घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक जाल था जो उसने अपने कर्ज से बचने के लिए बिछाया था। उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि भाग सके और हमारी दोस्ती का फायदा उठाया। मेरे अपराध बोध का इस्तेमाल करके मुझसे अपने परिवार की देखभाल करवाता रहा। इस बीच वो अपनी पहचान छुपाकर आराम की जिंदगी जीता रहा। लेकिन जब तक मुझे सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं सिर्फ उसे जीत के साथ वापस आते देख सकता था, जबकि मैं अंदर ही अंदर गुस्से और पछतावे के साथ मर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात याद करते हुए मैंने नदी की तरफ देखा, जहां अब डू जितांग दिखाई नहीं दे रहा था, और गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच ली, क्योंकि ना तो मुझे और ना ही उसे तैरना आता था। इसीलिए मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कभी उसकी मौत पर शक नहीं किया। लेकिन अब सोचने पर उसमें बहुत सारी खामियां थीं। कोई डूबता हुआ इंसान इतनी शांति से अपनी आखिरी बातें कैसे कह सकता है? असल में उसने पहले ही छुपकर तैरना सीख लिया था। उसने मुझे बेवकूफ बनाया और अपने काम निकलवाए। उसने मुझे आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया और मेरी जिंदगी नरक बना दी। मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरी थी ही नहीं। उसके परिवार के लिए कुत्ते की तरह काम कर रहा था। इस बार मैं उससे इसका हिसाब लूंगा। मैंने पिछली जिंदगी की तरह ही पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, लेकिन जितांग को ढूंढ नहीं पाई। उन्होंने फिलहाल यही माना कि वो बह गया है और लापता है। साथ ही मैंने डू जितांग की पत्नी फू यानजी को भी संपर्क किया। कुछ ही देर में फू यानजी अपने बेटे डू कॉन को लेकर आ गई। जैसे ही उसने मुझे देखा वो बहुत गुस्से में आ गई। वो दौड़कर आई और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया और आसानी से बच गया। मुझे मारने में नाकाम रहने पर वो चिल्लाई, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने अचानक डू जितांग को मछली पकड़ने के लिए क्यों बुलाया? अगर तुम नहीं होते तो वो कैसे मरता? अब जब वो मर गया है, हम क्या करेंगे? मेरे पति की जान वापस दो। मेरी पिछली जिंदगी में जब उसने मुझ पर ये आरोप लगाए थे तो मैंने ना केवल कुछ नहीं कहा, बल्कि खुद को ही दोषी मान लिया था। मुझे लगता था कि सच में मैंने ही डू जितांग को मार दिया। लेकिन अब मैंने फू यानजी से कहा, इस बात के लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। आज मछली पकड़ने के लिए डू जितांग ने ही मुझे बुलाया था। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे ले गया। और वैसे भी वो अभी सिर्फ लापता है। तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुका है? कौन जाने, शायद वो जल्द ही मिल जाए। आखिर वो नदी में बह गया था। वो अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? जब तक मुझे उसकी लाश नहीं दिखती
मैं नहीं मानूंगा कि डू जितांग मर गया है, और दूसरी तरफ ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सच में चाहती हो कि वो मर जाए? मैं ऐसा नहीं चाहती। जितांग मेरा पति था, मैं क्यों चाहूंगी कि वो मरे? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, इसी वजह से उसकी मौत हुई। क्या मतलब मैंने ध्यान नहीं रखा? वो खुद खतरे को नजरअंदाज करके गहरे पानी में मछली पकड़ने पर अड़ा हुआ था, मैं उसे रोक नहीं पाया। जितांग तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके साथ कुछ हो गया और तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो तुम्हें उसकी जगह लेकर हमारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसकी जगह लेकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान का स्कूल जल्द शुरू होने वाला है और हमें अभी तक नहीं पता कि फीस कहाँ से आएगी। अब जब डू जितांग नहीं है, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें ये पैसे देने होंगे। उसी समय डू जितांग का बेटा डू कौन भी दौड़ कर आया और बोला, मुझे अभी भी खिलौने खरीदने हैं, तुम्हें मेरे लिए खरीदने होंगे। उनका रवैया देखकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी पति और पिता को खोया हो। मेरी पिछली जिंदगी में मैं इतना दुखी था कि मैंने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ शक से भरा लगता है। मैंने बस सिर हिलाया और साफ मना कर दिया, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उससे स्कूल से निकाल लो। प्राइवेट स्कूल की क्या जरूरत है, सरकारी स्कूल भी ठीक है। ये सुनकर फू यानजी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। क्या मेरा बेटा सरकारी स्कूल जाएगा? क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो? वैसे भी उसके नंबर बहुत खराब है, वो कहीं भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम, ओ भगवान, मेरी जिंदगी कितनी दुखद है। तुमने मेरे पति को मार दिया और अब हमें छोड़ भी रहे हो। डू जितांग, तुमने इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था और ये तुम्हारी पत्नी और बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये बिल्कुल बेरहम है। क्या ये तुम्हारे लायक भी है? फू यानजी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी, बिल्कुल एक धोखेबाज की तरह नाटक कर रही थी। वो लगातार डू जितांग की मौत का इल्जाम मुझ पर डालती रही, लेकिन मैं जरा भी नहीं डगमगाया। मैंने साफ कहा कि उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है और डू कौन को सरकारी स्कूल में ही जाना होगा। मैंने किसी भी तरह की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। काफी देर तक बहस करने के बाद जब उसे समझ आ गया कि मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा, तो फू यानजी गुस्से में वहां से चली गई। अगर कोई बाहर वाला ये सब देखता तो उसे जरूर लगता कि मैं बहुत कठोर और बेरहम हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि ये कठोरता उनके लिए बिल्कुल सही थी। कुछ दिनों बाद भी डू जितांग का कोई पता नहीं चला। सबने मान लिया कि वो मर चुका है। मेरा भी अभी उसे ढूंढने का कोई इरादा नहीं था। फू यानजी ने मुझसे पैसे निकलवाने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन मैंने एक पैसा देने से साफ मना कर दिया। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल किया था, इस बार मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता था कि डेंग कब तक छुप कर रह सकता है। उसी दिन फू यानजी का मुझे फिर फोन आया। दूसरी तरफ उसकी आवाज घबराई हुई थी। चैनमो, जल्दी मेरे घर आओ और हमें बचाओ। अगर तुम नहीं आए तो हम मर जाएंगे। मैंने वजह नहीं पूछी, फोन काटा और सीधा उसके घर पहुंच गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि घर के अंदर फू यानजी और उसके बेटे के अलावा कुछ ताकतवर गुंडे भी मौजूद थे। मुझे देखते ही उसे ऐसे लगा जैसे उसका रक्षक आ गया हो। वो चिल्लाई, चैनमो, तुम आ गए, हमें बचाओ, ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं। फिर वो गुंडों की तरफ मुड़ी और बोली, ये मेरे पति का सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पति का जो कर्ज है ये उसे चुका देगा। कोने में डरा हुआ खड़ा उसका बेटा डू कौन भी बोला, अंकल, चेन मेरे पापा का कर्ज चुका देंगे। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इनसे मांगो, हमें परेशान मत करो। गुंडे मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से एक डरावना दिखने वाला आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और बोला, क्या तुम इनका कर्ज चुकाने वाले हो? मैंने कहा, कौन सा कर्ज? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। गुंडा थोड़ा रुक गया, फिर गुस्से से फुयानजी को घूरने लगा। फुयानजी जल्दी जल्दी समझाने लगी, ये लोग आज आए हैं और कह रहे हैं कि डू जितांग उन पर बहुत पैसा उधार है और हमसे जबरदस्ती वसूल रहे हैं। मैं अब उन्हें पैसे कहाँ से दूं? ये तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हमें घर से निकाल देंगे और हमारा घर भी जब्त कर लेंगे। चेन मो, तुम डू जितांग के सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। क्या तुम हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? हमें सड़कों पर ठंड में मरने के लिए छोड़ दोगे? फू यानजी ने दया दिखाने वाला चेहरा बनाया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। डू जितांग ने अपनी मौत का नाटक ही इस भारी कर्ज से बचने के लिए किया था। मेरी पिछली जिंदगी में अपराध बोध और उन्हें बचाने की इच्छा में मैंने बेवकूफी से उसका सारा कर्ज चुका दिया था और उसी वजह से अगले 15 साल तक मैं खुद कर्ज में डूबा रहा। लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं फिर से ये कर्ज चुकाऊं? कभी नहीं। मैं ना सिर्फ उनकी मदद नहीं करने वाला था, बल्कि हालात को और खराब करना चाहता था। मैंने गुंडे से पूछा, डू जितांग, तुम पर कितना कर्जदार है? उसने कहा, 50 लाख। मैंने जवाब दिया, इतना बड़ा कर्ज मैं नहीं संभाल सकता। अगर 10 से 20 हजार होता
तो मैं मदद कर देता, कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, यही दुनिया का नियम है। लेकिन मेरे पास भी उसकी मदद करने की क्षमता नहीं है। तुम लोगों को उसी के पीछे जाना चाहिए जिसने तुमसे उधार लिया है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे घर बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। फू यानजी घबरा गई। क्या मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हें तो घर टूटने का मुआवजा मिला है, लाखों रुपए। मैं अंदर ही अंदर हंसा। तो असल में उनकी नजर मेरे मुआवजे के पैसों पर थी। कोई हैरानी नहीं कि डू जितांग ने इसी समय अपनी मौत का नाटक किया। कुछ दिन पहले ही मेरे गांव वाले घर का मुआवजा मिला था। मैंने शराब पीते वक्त डू जितांग को इसके बारे में बताया था। लगता है उसे पता चल गया था कि मेरे पास पैसे हैं, इसलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया मुझे फंसाने के लिए। मैंने कहा वो पैसे मेरे माता पिता के पास हैं, और वैसे भी सिर्फ थोड़ा सा ही है, करीब 10 से 12 लाख। इतना तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है। असल में मुआवजा 40 लाख था, लेकिन मैं ये मानने वाला नहीं था। फूयान जी बोली, जो भी है दे दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये मेरा कर्ज नहीं है। तुम्हारा ये घर कम से कम 20 लाख का है, इसे बेचकर कर्ज चुका दो। बेहतर नहीं होगा? नहीं, अगर हमने घर बेच दिया तो हम कहाँ रहेंगे? किराए पर रह लो, आजकल कहीं भी रहा जा सकता है। इतना कहकर मैंने फू यानजी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और गुंडों की तरफ मुड़कर कहा, देखिए डू, जितांग का कर्ज होने के बारे में मुझे भी अभी पता चला है। भले ही हम दोस्त हैं, लेकिन जिसने उधार लिया है वही चुकाएगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आपको जिससे वसूलना है उसी से वसूली करें। वैसे मेरे दोस्त डू जितांग की लाश अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है वो मरा ही ना हो। कौन जानता है, शायद वो जिंदा हो और डर की वजह से घर नहीं आ रहा हो। मेरी बात सुनकर गुंडे चौंक गए। वे आज इतनी जल्दी इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें उसकी मौत की खबर मिली थी, और उन्हें डर था कि फू यानजी भी भाग सकती है। मैंने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि आप लोग किसी को इन पर नजर रखने के लिए छोड़ दें। इससे चाहे डू जितांग जिंदा हो या नहीं, आपको इनके भागने की चिंता नहीं रहेगी। अगर वो जिंदा है तो उसे जरूर वापस आना पड़ेगा, और अगर सच में मर गया है तो बाद में इनसे निपट लेना। लेकिन अभी अगर आप इन्हें घर से निकाल कर ये घर बेच भी दें, तब भी पूरा कर्ज नहीं चुक पाएगा। गुंडों ने आपस में थोड़ी देर बात की। लीडर को मेरी बात सही लगी और उसने सिर हिलाया। ये सुनकर फू यानजी का गुस्सा आधा शांत हो गया। वो फिर से बेचारी बनने का नाटक करने लगी। चेनमो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कान अभी छोटा है, मैं थोड़ी तकलीफ सह सकती हूँ, लेकिन वो नहीं। मैं आगे बढ़ा, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं डेंग का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं जरूर तुम्हारी मदद का कोई रास्ता निकालूंगा। मैंने कुछ और देर तक उसे ढांढस बंधाने का नाटक किया, फिर वहां से निकल गया। जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा, मैं हल्का सा हंसा। डू जितांग, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस तरह की मदद मुझे यकीन है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद मैंने खुद फू यानजी को मिलने के लिए बुलाया। वो थोड़ी शक में थी, लेकिन मैंने सीधे मुद्दे पर बात की। इन दिनों मैं तुम्हारी मदद का तरीका सोच रहा था। कल रात आखिरकार मुझे एक उपाय मिल गया। फू यानजी बहुत खुश हो गई। क्या तरीका? मैंने अचानक उदास होने का नाटक किया। डू जितांग, इतने दिन हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मुझे लगता है कि अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। पहले मैं कहता था कि वो जिंदा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ मेरी उम्मीद थी। अब जब वो चला गया है, तुम्हें और कान को आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मुलाकात एक अमीर आदमी से करवा दूं। क्या? फू यानजी एकदम चौंक गई, फिर गुस्से में फट पड़ी। चेनमो, तुम क्या कह रहे हो? डू जितांग को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मुझे नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की बात कर रहे हो? क्या तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा करते हो? मैंने दुखी होने का नाटक किया। मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुम अभी जवान और खूबसूरत हो। क्या तुम पूरी जिंदगी विधवा बनकर रहना चाहती हो? और कान भी अभी छोटा है, क्या तुम चाहती हो कि वो बिना पिता के बड़ा हो? फूयान जी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे और कान के सामने अभी लंबा जीवन पड़ा है, चिंता मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी तुरंत शादी कर लो, बस एक अच्छा आदमी है, इसलिए मैं तुम्हारी उससे पहचान करवाना चाहता हूँ। उसका नाम ली वेई है। वो एक बिजनेसमैन है, उसने काफी पैसा कमाया है, उसकी संपत्ति करोड़ों में है। ये सुनकर मैंने देखा कि फू यानजी की आंखों में चमक आ गई। वो लालच में आ गई थी। मैं अंदर ही अंदर हंसा। डू जितांग, क्या तुम्हें मेरी ये मदद पसंद आ रही है? फू यानजी की दिलचस्पी देखकर मैंने आगे बात बढ़ाई। लीवे के बच्चे नहीं हो सकते। मैंने उसे तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया है। ना सिर्फ उसे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश है। अगर तुम दोनों साथ आ गए तो वो कान को अपने बेटे की तरह पालेगा। फू यानजी और भी ज्यादा लालच में आ गई, लेकिन फिर भी थोड़ी झिझक रही थी। मुझे नहीं लगता ये सही है, मैंने कहा। इसमें गलत क्या है? अगर डू जितांग ऊपर से देख रहा होगा तो वो भी चाहेगा कि तुम खुश रहो। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें उसका कांटेक्ट दे देता हूँ, पहले तुम दोनों बात तो करो। आगे क्या होगा ये समय तय करेगा। हालांकि वो अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे ऐड करने के लिए हाँ कर दी। फूयान जी के जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। डू जितांग, तुमने अपनी मौत का नाटक करके मुझे फंसाना चाहा था। अब देखते हैं जब तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ जाने लगेगी
तो क्या तुम सामने आओगे? फू यानजी ऐसी औरत थी जिसे सिर्फ फायदे से मतलब था, नहीं तो वो कभी डू जितांग को मेरे साथ धोखा करने में साथ नहीं देती। अब जब उसके सामने इससे भी बड़ा लालच है, मुझे पूरा यकीन था कि वो उसे ठुकराएगी नहीं। डू जितांग, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में लाई वे ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उसने बताया कि फू यान जी के साथ क्या चल रहा है। उसने कहा, चेनमो, क्या तुम्हें यकीन है कि फू यान जी का पति अभी मरा है? वो तो बिल्कुल ऐसा व्यवहार नहीं कर रही। मैंने बस इतना कहा कि मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, और वो तुरंत ही बहुत करीब आने लगी। मैंने हंसते हुए कहा, इसमें शक की क्या बात है? उसे अपने पति से कभी प्यार ही नहीं था। किसी भी नजरिए से देखो, वो औरत अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी होती तो मैं तुमसे मदद ही क्यों मांगता? असल में मैंने फूयान जी को किसी असली अमीर आदमी से नहीं मिलवाया था। ऐसा करना किसी और को नुकसान पहुंचाना होता। ली वे मेरा कॉलेज का दोस्त था। ग्रेजुएशन के बाद वो विदेश चला गया था और वो डू जितांग को नहीं जानता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि वो फू यानजी के करीब जाए। मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन सावधान रहना। फू यानजी आसान औरत नहीं है, कहीं सच में फंस मत जाना। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम नहीं कहते तो मैं ऐसी औरत से दूर ही रहता। अगर सच में कुछ हो गया तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल होगा। बस प्लान के हिसाब से चलते रहो। मेरा प्लान बहुत आसान था, ली वे के जरिए फू यानजी और डू जितांग के रिश्ते को तोड़ना। फू यानजी धीरे धीरे मेरे जाल में फंस रही थी। अगली सुबह मुझे एक फोन आया, हमें डू जितांग मिल गया है। मैंने ही लोगों को उसे ढूंढने के लिए लगाया था, और अब आखिरकार वो मिल गया था। मैं उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गया जहां डू जितांग रह रहा था। वो जगह काफी अच्छी थी। जांच करने पर मुझे पता चला कि वो फ्लैट उसके कजिन के नाम पर था, लेकिन उसका कजिन तो गांव में रहता था। वो शहर में घर कैसे खरीद सकता था? इसका मतलब साफ था कि वो घर असल में डू जितांग का ही था, बस उसने कर्ज से बचने के लिए किसी और के नाम पर लिया था। कुछ साल पहले डू जितांग गैरकानूनी कामों में भी शामिल था। उसने काफी पैसा कमाया था, लेकिन पिछले 2 सालों में उसका बिजनेस डूब गया और वो कर्ज में फंस गया। ये सब जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया, तुम्हारी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखा, और तुम यहाँ आराम की जिंदगी जी रहे थे। मैं अपार्टमेंट के गेट के पास छिपकर इंतजार करने लगा। आखिरकार मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो डू जितांग ही था। उसका चेहरा तंदुरुस्त और खुश दिख रहा था, बिल्कुल भी किसी मरे हुए इंसान जैसा नहीं। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। तो तू ही है वो लड़का, अपनी मौत का नाटक करके यहाँ छुपा हुआ है। हमें तुझे ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। अब भागने की कोशिश मत करना, अभी पैसे दे वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। डू जितांग घबराकर बोला, तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? गुंडे हंस पड़े। हम पूछ रहे हैं आज कर्ज चुकाएगा या नहीं? वो हकलाया, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर तू हमारे साथ चल। गुंडों ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया और उसे पकड़ लिया। वे उसे घसीटकर एक वैन में डालकर तेजी से निकल गए। मैंने वैन को दूर जाते हुए देखा और संतुष्टि से हंस पड़ा। भाग लो जितना भाग सकते हो। वो गुंडे कोई अजनबी नहीं थे, वही लोग थे जो उस दिन फू यानजी के घर कर्ज वसूलने आए थे, और आज उनका यहाँ आना जाहिर है मेरी ही खबर देने की वजह से था। टू जितांग का कर्ज से भागने की कोशिश उसके लेनदारों को जरूर गुस्सा दिलाती। अगर वो मरा नहीं तो कम से कम बुरी तरह पिटेगा जरूर। पिछली जिंदगी में उसने मुझे बहुत दुख दिया था। अब मैं पहले थोड़ा ब्याज वसूल कर रहा हूँ। उस रात मैंने डू जितांग की फोन कॉल चोरी छिपे सुनी। ये मेरे और लेनदारों के बीच हुई डील का हिस्सा था। मैंने उन्हें बताया था कि डू जितांग कहाँ छिपा है, और बदले में उन्होंने उसे पीटते समय उसके फोन में एक सुनने वाला डिवाइस लगा दिया। अब मैं आगे भी उन्हें उसकी जानकारी देता रहूंगा। वो फू यानजी को फोन कर रहा था, जान मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या तुम मुझे कुछ भेज सकती हो? जो 1 लाख तुम्हारे पास था वो कहाँ गया? पता नहीं कैसे, लेकिन आज कर्ज वसूलने वाले मुझे पकड़ लिए। उन्होंने सारे पैसे ले लिए, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। मुझे मारा भी अभी थोड़ी देर पहले ही छोड़ा है। अब तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और मैं अपने पुराने घर भी नहीं जा सकता। जल्दी कुछ पैसे भेज दो। लेकिन मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। घर के ज्यादातर पैसे तो तुम ले गए थे। जो भी है सब मुझे भेज दो। तो मैं और हमारा बेटा कैसे जिएंगे? तुमने कहा था तुम्हारा दोस्त हमारी मदद करेगा, लेकिन उसने तो एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। वो पहले ऐसा नहीं था। मैं कुछ सोचता हूँ, पहले तुम मुझे खाने के लिए पैसे भेज दो। मैं तुम्हें 1,000 भेजती हूँ। मेरे पास बस इतना ही है, इसके बाद तुम खुद देख लेना। 1,000? इससे कितने दिन खाना खाऊंगा? और भेजो। मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? हमें भी खर्चे हैं। ठीक है, पहले यही भेज दो। उनकी बात सुनकर मैं ठंडी मुस्कान हंसा। ये तो बस शुरुआत है। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से लीवे से खबर मिली। उसने कहा, फू यानजी पिछले कुछ दिनों में और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगी है। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि फू यानजी और डू जितांग का रिश्ता अब कमजोर पड़ चुका है। तो मैंने आग में और घी डालने का फैसला किया। अगली सुबह मैं फू यानजी से मिलने गया और कहा, मुझे अभी कुछ याद आया। उस दिन जब मैं डू जितांग के साथ पी रहा था, वो बहुत नशे में था, और उसने बताया
कि उसके पास नान्युआन इलाके में एक घर है, वो उसके कजिन के नाम पर है। अब जब वो नहीं है, क्या तुम उसके कजिन से वो घर वापस ले सकती हो? अगर मिल गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। क्या सच में उसके पास नान्युआन में घर है? मैंने कहा, मुझे याद है उसने नान्युआन कहा था, लेकिन वो बहुत नशे में था, इसलिए पक्का नहीं कह सकता कि वो सच बोल रहा था या नहीं। तुम उसके कजिन से पूछकर देख सकती हो। फू यानजी का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर हरा हो गया। ठीक है, मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे समझ आ गया, मेरा प्लान सफल हो गया है। फुयानजी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि डू जितांग के पास एक और घर भी है। मेरी पिछली जिंदगी में डू जितांग ने इसी घर को बेचकर मिले पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया था और अमीर बना था। जब वो अमीर बन गया था तब फुयानजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने ये बात उससे छुपाई थी। लेकिन अब हालात अलग थे। अब मैं उसकी मदद नहीं कर रहा था और वो अकेले अपने बच्चे को पालने में संघर्ष कर रही थी। और ऊपर से डू जितांग ने उससे इतना बड़ा घर छुपा रखा था जिसकी कीमत लाखों में थी। वो जरूर गुस्से में आती। अब फू यानजी को डू जितांग पर भरोसा नहीं रहा और उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। जैसे ही मैं वहां से गया, फू यानजी ने तुरंत डू जितांग को फोन किया और मैं उनकी बात सुन रहा था। डू जितांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? सच सच बताओ, नानयुआन वाला घर तुम्हारा है या नहीं? तुम्हें ये कैसे पता? ये मत पूछो कैसे पता चला। तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तुमने तो कहा था वो किराए का घर है, मैं यहाँ हमारे बेटे को पालने के लिए संघर्ष कर रही हूँ और तुम वहां छुपकर ऐश कर रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैं कुछ नहीं छुपा रहा था, बस बताने का मौका नहीं मिला। और मैं ऐश नहीं कर रहा था, मैं तो उस घर को बेचकर बिजनेस के लिए पैसे जुटाने वाला था। अगर तुम घर बेचते हो तो मुझे आधे पैसे चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो मेरी शादी से पहले की प्रॉपर्टी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो शादी से पहले की है या बाद की। अगर तुमने मुझे आधा नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मरे नहीं हो। शांत हो जाओ, हम बात करके सुलझा लेते हैं। आज ही साफ साफ बताओ, वरना ये मामला खत्म नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा है मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मैं कंगाल हूँ, अकेले बच्चे को पाल रही हूँ और तुम आराम से अपनी मौत का नाटक करके घूम रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। बातचीत ऊपर से तो सही तरीके से खत्म हो गई, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। दोनों के मन में अपने अपने स्वार्थ थे। उनका रिश्ता टूटना तय था और मैं भी डू जितांग को आराम से घर बेचने नहीं देने वाला था। जिस दिन उसे घर बेचकर पैसे मिलने वाले थे, उसी दिन मैंने ये बात उसके लेनदारों को बता दी। कर्ज वसूलने वालों ने उसी दिन उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने उसे धमकाया और फिर से उसके सारे पैसे छीन लिए। डू जितांग फिर से कंगाल हो गया। उसने फिर फुयानजी को फोन किया, जान, मेरे पास फिर से खाने के पैसे नहीं है, कुछ भेज दो। क्या फिर से पैसे खत्म हो गए? तुमने तो कहा था आज घर बेचकर पैसे मिलने वाले हैं, वो पैसे भी छीन लिए गए। डू जितांग, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? हमने तय किया था कि घर बेचकर पैसे बांटेंगे और अब तुम बहाना बना रहे हो। नहीं, सच में पैसे छीन लिए गए। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। पिछली बार के बाद तुमने घर भी बदल लिया था, फिर वो तुम्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा था घर 10 लाख में बिका है तो मुझे मेरे 5 लाख अभी चाहिए। बकवास मत करो, मेरे पास अभी 5 रुपये भी नहीं है। मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं? अगर तुमने आज मुझे 5 लाख नहीं दिए तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। तलाक? ये कैसी बातें कर रही हो? हमारा प्लान अभी पूरा भी नहीं हुआ। तुम्हारा ये बेवकूफ प्लान कभी पूरा होगा भी या नहीं? अगर मैं तुमसे तलाक नहीं लेती तो क्या तुम्हारे साथ ऐसे ही दुख झेलती रहूं? हमारे पास एक पैसा नहीं है और रोज कर्ज वसूलने वाले आ जाते हैं, हम ऐसे कैसे झेंगे? लेकिन मैं तो अभी मरा हुआ हूँ, मैं तलाक कैसे ले सकता हूँ? ये तुम खुद सोचो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में मरा हुआ मान लूंगी और अपने बेटे शियाओ यान के लिए एक अच्छा बाप ढूंढ लूंगी। नहीं, शियाओ यान मेरा बेटा है। तुमने एक पिता की जिम्मेदारी निभाई ही नहीं। शियाओ यान मेरे साथ रहेगा, मैं उसे बेहतर जिंदगी दूंगी। क्या तुम मेरे पीछे किसी और आदमी से मिल रही हो? जो भी समझना है समझो। डू जितांग और फू यानजी के बीच तलाक और बच्चे को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि उनका रिश्ता पूरी तरह टूट गया। वे लगातार लड़ते रहे और आखिरकार बुरे तरीके से अलग हो गए। और मैं, इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी, बस बैठकर ये सारा ड्रामा सुन रहा था। जितना ज्यादा वो दोनों झगड़ते गए उतना ही हालात बिगड़ते गए। अगले दिन लीवे ने मुझे बताया, फुयानजी ने इशारा किया है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने लीवे से कहा कि वो उसे मौका देने का नाटक करे। कुछ दिनों बाद फू यानजी ने फिर डू जितांग को फोन किया और तलाक की मांग की, लेकिन डू जितांग अब भी मानने को तैयार नहीं था जब तक कि फू यानजी ने उसे धमकी नहीं दी। अगर तुम तलाक के लिए नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने अपनी मौत का नाटक किया है। अगर तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी नहीं करने दूंगी। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें पहले मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या? चेन मो के पास जाओ। उस दिन फू यानजी फिर मेरे पास आई। वो थोड़ी झिझक के साथ बोली, चेन मो, 2 दिन बाद मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ डू जितांग का हादसा हुआ था, उसे श्रद्धांजलि देने। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही।
क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने तुरंत हामी भर दी। हाँ बिल्कुल, मैं कैसे मना कर सकता था। आखिरकार टू जितांग अब और छुपकर नहीं रह सकता था, वो सामने आने वाला था। 2 दिन बाद दोपहर में हम दोनों नदी किनारे पहुंचे जहां वो हादसा हुआ था। हम दोनों ने वहां जाकर डू जितांग के लिए पूजा की। इस दौरान फू यानजी थोड़ी नर्वस लग रही थी, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। जब हम वहां से जाने ही वाले थे, तभी अचानक एक आदमी हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो डू जितांग था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके हाथ में एक तेज चाकू था। मैंने हैरानी जताने का नाटक किया। डू जितांग, ये तुम हो? तुम मरे नहीं? वो बोला। मैं मरा नहीं, लेकिन तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं, है ना? मैंने कहा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तो चाहता था कि तुम जिंदा हो, और अब तो ये बहुत अच्छा उम्मीद है कि तुम सच में जिंदा हो। इतना कहकर मैं उसके पास गया, जैसे उसे गले लगाने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने चाकू मेरे सीने पर रख दिया। हिलना मत, वरना यहीं खत्म कर दूंगा। मैंने कहा, टू जितांग, ये क्या कर रहे हो? वो गुस्से में बोला, क्या कर रहा हूँ? क्या तुम मुझे अपना भाई मानते भी हो? जब मैं मर चुका था, तब तुमने मेरी पत्नी और बच्चे के लिए क्या किया? मैंने कहा, क्या मतलब? मैंने तो रोज उनका ख्याल रखा। इतना कहते ही पास खड़ी फू यांजी भड़क गई। कब ख्याल रखा तुमने? डू जितांग के मरने के बाद तुमने हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, एक पैसा तक नहीं दिया। मैंने कहा, डेंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार किया। डू जितांग बोला, अच्छा, मैं अभी मरा ही था और तुम मेरी पत्नी के लिए नया आदमी ढूंढ रहे थे। मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अभी ये सब मायने नहीं रखता। मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो मुझे 30 लाख दे दो। मैं चौंक कर बोला, 30 लाख? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? वो बोला, क्यों नहीं होंगे तुम्हारे पास? तुम्हें तो अभी अभी घर का मुआवजा मिला है, लाखों में। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उसने चाकू और जोर से मेरे सीने पर दबाया। अभी मैं तुमसे मांग नहीं रहा, आदेश दे रहा हूँ। पैसे अभी के अभी दे दो, नहीं तो मैं यहीं अभी तुम्हें मार दूंगा। मैं बोला, डू जितांग, हम भाई जैसे हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो गुस्से में चिल्लाया, कौन तुम्हें भाई मानता है? जल्दी करो, वरना अभी चाकू घोंप दूंगा। मैंने शांत होने का नाटक किया। ठीक है, शांत हो जाओ, मैं दे दूंगा पैसे। मैंने जैसे ही अपना फोन निकाला, डू जितांग ने उसे तुरंत मेरे हाथ से छीन लिया। किस बैंक में है पैसे? पासवर्ड क्या है? मैंने उसे पासवर्ड बता दिया। उसने बैंक ऐप खोला और बैलेंस देखा। वो जोर जोर से हंसने लगा। और तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? ये क्या है? 40 लाख, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। अब ये सारे पैसे मेरे हैं। मैंने कहा, तुमने तो 30 लाख मांगे थे। वो बोला, अब जब ज्यादा है तो मैं ज्यादा ही लूंगा। मैंने कहा, ये तो अपहरण और जबरदस्ती पैसे लेना है, ये गैर कानूनी है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। वो हंस पड़ा, गैर कानूनी? तुम्हें मारकर इसे हादसा बना दूंगा। कौन जानेगा कि ये मैंने किया? मरा हुआ आदमी कातिल नहीं होता। इतना कहकर वो पैसे ट्रांसफर करने ही वाला था, तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस आ गई। रुको, हथियार नीचे रखो। डू जितांग घबरा गया। मैंने मौका देखकर उसे जोर से लात मारी। वो जमीन पर गिर गया और मैं तुरंत भागकर पुलिस की तरफ चला गया। मैं पहले से ही तैयार था। मैं अकेला यहाँ आने वाला नहीं था। मुझे पता था कि वो क्या करने वाला है, इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अब जैसे ही वो कुछ करता, वो खत्म हो जाता। टू जितांग घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, हर जगह पुलिस थी। उसके हाथ में अभी भी चाकू था, इसलिए पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ा नहीं, बल्कि उसे हथियार छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन उसने चाकू नहीं छोड़ा। वो मुझे घूरते हुए बोला, तुमने पुलिस को बुलाया क्यों? मैंने कहा, क्या तुम सच में सोचते थे कि अपनी मौत का नाटक करके सबको बेवकूफ बना लोगे? मुझे काफी पहले से पता था कि तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें इसलिए बेनकाब नहीं किया क्योंकि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मेरी पिछली जिंदगी के सारे बदले आज खत्म होंगे। टू जितांग पागलों की तरह हंसने लगा, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि सीधा नदी में कूद गया। इस स्थिति में पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने तुरंत नदी के किनारे किनारे लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। फुयानजी, जो शुरू से डर के मारे पीली पड़ चुकी थी, वहीं बैठकर सिर पकड़कर बड़बड़ाने लगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। डू जितांग ने मुझे बुलाया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा, कैसे नहीं है? तुम्हें पता था कि वो मुझे मारना चाहता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आई। 2 दिन बाद डू जितांग की लाश नदी में नीचे की तरफ मिली। ये नतीजा मुझे थोड़ा हैरान कर गया। मुझे लगा था कि वो तैरना जानता है, इस बार भी बच जाएगा और बाद में पकड़ा जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि वो सच में डूब जाएगा। पिछली बार उसने नदी में कूदकर अपनी मौत का नाटक किया था, और इस बार उसी नदी में कूदकर सच में मर गया। लगता है किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। जहां तक फू यानजी की बात है, क्योंकि उसने अपहरण में उसका साथ दिया था, वो भी सजा से नहीं बच सकी। उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और अब इन दोनों मुसीबतों से छुटकारा पाने के बाद मुझे आखिरकार सुकून मिला है। अब मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जी सकता हूँ।